हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर बैलेंस में। ठीक है, तो लास्ट 3 दिन से हम लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस देख रहे हैं। आज हमारा चौथा दिन है लाइव एनालिसिस का, लाइव ट्रेडिंग का। और देखते हैं कि आज हमारा एनालिसिस क्या था, क्या हमारा क्या हमारा परफॉर्मेंस रहा, क्या लॉजिक से हमने आज ट्रेड्स लिए। सारी चीज़ें मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आइए आज का हमारा परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि आज हमारे ट्रेड्स का क्या रिजल्ट रहा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपनी पोजीशंस बताता हूँ। तो जो हमारा पहला अकाउंट है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, तो मैं पहले आपको उसकी पोजीशंस बता देता हूँ। देखिए, इसमें हमें 24,932 ऑलमोस्ट 25,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारा पहला अकाउंट है जिसमें हमने ट्रेड लिया। क्या ट्रेड लिया, क्या सोच के ट्रेड लिया, क्या हमारा टारगेट था, क्या स्टॉप लॉस था, क्या रीज़न था, सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। प्लीज़ अंत तक वीडियो तक बने रहिए। तो ये हमारा पहला अकाउंट था। चलिए, दूसरे अकाउंट में मैंने आपको इससे बताया था, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो हम एक दूसरे अकाउंट में केवल एक्सपायरी डे के ही ट्रेड्स लेते हैं, जिससे मैंने आपको बताया था कॉल स्प्रेड एक स्ट्रेटजी है जो मैं यूज़ करता हूँ एंड लास्ट 1 ईयर से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं कि उसका परफॉर्मेंस क्या रहा। तो ये हमारा जो दूसरा अकाउंट है, इसमें देखिए आज हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, ऑलमोस्ट 50,000 का। तो 50 और 25 कितने हो गए, 75,000 का आज हमारा टारगेट था। और देखिए, जब हमें लॉस हो रहा था तो कितने का हो रहा था, 20,000, 15,000, 18,000 कुछ ऐसे का। इसमें भी हालांकि लॉस मैंने 40 से 45,000 का लॉस प्लान किया था। बट मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसका डिस्कशन करूंगा कि हम इसमें से और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। बट क्या सोच के मैंने इसे, देखिए इसे मैंने बहुत जल्दी एग्जिट कर दिया था। अगर आप इसका ऑर्डर बुक देखेंगे ना, चलिए पहले मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये मेरी ऑर्डर हिस्ट्री भी आप देखोगे ना, ये मैंने 1:30 के आसपास ही सारे ऑर्डर्स क्या कर रहे थे, क्लोज़ कर दिए थे। तो जनरली ये जो कॉल स्प्रेड वाला है ना, ये 3 सवा 3 के आसपास मैं क्लोज़ करता हूँ। बट क्या रीज़न था, क्यों मैंने जल्दी क्लोज़ कर दिया, वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले अकाउंट में हम देख लेते हैं। जो हमारा पहला अकाउंट था, इसमें मैंने 2 ट्रेड्स लिए हैं। एक आप देख सकते हैं फिन निफ्टी 21,400 का पी, और एक निफ्टी 21,700 का पी। चलिए पहले मैं आपको फिन निफ्टी का बता देता हूँ, देखिए क्या है। या चलिए आज पहले, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी, मैं आपको निफ्टी का बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ। अब पहले ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे, जो हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल है, ये कैसी कैंडल है, इसमें बहुत बड़ी नीचे से एक विक बनी है और ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग भी दी है। और ये आप जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये एक हमारा इंटरमीडिएट सपोर्ट था। तो सपोर्ट पे एक बुलिश कैंडल का बनना क्या इंडिकेट करता है कि निफ्टी क्या होने वाला है, बुलिश। लेकिन क्या सिर्फ इतनी एक 15 मिनट की कैंडल से हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं? नहीं। अब आप बोलोगे कि सर एक सपोर्ट था हमारा, एक बुलिश कैंडल भी बनी, एक तरीके से इसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके से हैमर कैंडल कहते हैं, हैमर बनी। फिर हम क्यों इतनी श्योरिटी से नहीं कह रहे कि फिर हम क्यों एक बुलिश ट्रेड नहीं ले रहे? देखिए, तो उससे पहले क्या है ना, थोड़ा सा हमें पहले का, मतलब 1-2 दिन पहले का, या बहुत ज़्यादा नहीं, मार्केट सेंटिमेंट्स भी देखना पड़ता है। केवल एक बुलिश, देखो ये वाली कैंडल पे आप एंट्री ले सकते थे, दैट इज कॉल्ड एज एन एंटिसिपेटरी एंट्री। मतलब आप एंटिसिपेशन पे एंट्री लेते हैं। लेकिन मैंने जो ट्रेड लिया ना, वो कौन सी कैंडल पे लिया, ये वाली कैंडल पे 10 बजे की, मतलब जो 10:15 पे क्लोज हुई होगी। ये कहलाती है कन्फर्मेटरी कैंडल, कन्फर्मेशन कैंडल। क्यों कहलाती है कन्फर्मेशन, क्या एंटिसिपेशन था, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पहले 15 मिनट की कैंडल नो डाउट बुलिश बनी, पर यहाँ पे हम ये मानते हुए कि निफ्टी बुलिश हो सकता है, एक ट्रेड ले लेते। तो आप खुद सोचो, क्या ये एक हाई प्रोबेबल ट्रेड होता? नहीं, ये सिर्फ एक एंटिसिपेशन पे होता कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन श्योरिटी नहीं थी मुझे यहाँ पे कि मार्केट जाएगा ही। क्यों नहीं थी श्योरिटी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप प्रीवियस डे का मार्केट देखेंगे, तो आप क्या है ना, मार्केट सेंटिमेंट्स भी थोड़े देखने पड़ते हैं। केवल हम 1 मिनट की एक कैंडल को देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट बुलिश हो सकता है कि बेयरिश हो सकता है। अगर आप प्रीवियसली देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियसली मार्केट क्या हुआ, लगातार फॉल किया। फिर यहाँ पे एक पुल बैक आया, जो कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इसका कितना था, 50% का पुल बैक था। फिर नीचे एक फॉल हुआ। फिर इस फॉल का आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% आया। फिर नीचे की तरफ इसने क्या किया, क्लोजिंग दिया। तो ये लगातार क्या बनाता जा रहा है, लोअर लोस। ये लोअर लो लगाया, दूसरा लोअर लो, तीसरा लोअर लो। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि शॉर्ट टर्म में हमारा निफ्टी के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, बेयरिश है। उस कंडीशन में पहले 15 मिनट की कैंडल क्या बन गई, गैप अप। आप देख सकते हो ये गैप अप कैंडल हुई और एक बुलिश कैंडल बनी। तो क्या यहाँ हम बस इतनी एक बुलिश कैंडल देख के एक बुलिश ट्रेड ले लें? नहीं,
ये है ना थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। हाँ, आप एक रिस्क टेकर हैं, आपके रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप ले लीजिए, पर मैं तो एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ। मैंने आपको कल ही बताया था, अगर आप जनरली जो आप लोग टिप्स मार्केट में देखते रहते हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में जाके, जो लोग बताते हैं कि भाई ये कॉल बाय कर लो या पुट कर लो, मैंने आपको क्या टिप्स दी थी कि प्रॉफिट हमारा कम हो वो चल जाएगा, हमें हमारा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, लॉस प्रोटेक्ट करना। तो मैं इस कैंडल पे सिर्फ इस कैंडल पे ले नहीं सकता था, मैंने कहा ना आपको, आपकी रिस्क एपेटाइट है तो आप इस कैंडल पे भी ले सकते थे, बट मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ, मुझे थोड़ा सा एक कन्फर्मेशन चाहिए था। क्योंकि हाँ, ये प्रीवियस डे में अगर ये लोअर लोस नहीं बना रहा होता, प्रीवियस डे का मतलब ये प्रीवियस डे में मार्केट एक तरीके से एक बुलिश ट्रेंड में होता, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ले सकता था, क्योंकि मुझे पता है सपोर्ट की तरह एक बुलिश कैंडल बनी है, प्रीवियसली मार्केट ऑलरेडी बुलिश था, तो मैं यहाँ पे मतलब एग्रेसिवली क्या कर सकता था, पुट शॉर्ट कर सकता था, या ये कह सकते हैं कॉल बाय कर सकता था। बट क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड जो था थोड़ा सा बेरिश था, लोअर लोस बना रहा था, और एक बुलिश कैंडल का बनना, यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि क्या मार्केट सही में बुलिश है। मुझे कंफर्म कब हुआ, जब इसका, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, है ना। ये देखिए मुझे कंफर्म कब हुआ, जब इसने यहाँ पे देखिए लास्ट डे की क्लोजिंग ये वाली है, ये क्लोजिंग है, सॉरी ये वाली क्लोजिंग है। मैं यहाँ से अगर आपको बताऊँ कितना रिट्रेसमेंट हुआ है करके, तो आप देख सकते हो यहाँ से लेके इस अप वाली कैंडल तक का, अगर आप देखोगे ये फिबोनाची लेवल है, मतलब यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, फिर एक ऑलमोस्ट 50% का, 50% से कम, मतलब 30 से 50% का क्या हुआ रिट्रेसमेंट, मोर प्रिसाइसली कहें तो ये 33% का रिट्रेसमेंट है, और फिर एक हमें क्या मिली, बुलिश कैंडल मिली। यहाँ पे मैं डबली श्योर हो गया कि मार्केट का सेंटिमेंट्स जो बेरिश आउटलुक था वो उसने चेंज कर लिया है, और मार्केट क्या हो गया है, बुलिश हो गया है। मैंने आपको कहा आप पहली 15 मिनट की कैंडल पे भी एंट्री ले सकते थे, बट मैंने आपको बताया क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और प्रीवियस सेंटिमेंट्स थोड़ा सा बेरिश था, इसलिए हमने ये ट्रेड को अवॉइड करके हमने ट्रेड कहाँ लिया यहाँ। पर प्रॉब्लम क्या हो गई बताओ, यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कितने का प्रॉफिट हुआ इस 21,700 की पी में, केवल 6,750 का। एसएल मेरा प्लान था, जनरली मैंने क्या बताया आपको 10,000 का, टारगेट क्या रहता है 20,000 का। बट प्रॉब्लम क्या हुई ना, यहाँ पे ये जो मैंने ऊपर रेजिस्टेंस बनाया ना, ये यहाँ जाके अटक गया। इस कैंडल की अगर आप क्लोजिंग देखोगे ना, 21,631 है, तो मैंने 21,700 का पुट लिया था, ये सोच के कि मार्केट अगर यहाँ पे 21,672 या 700 के आसपास कहीं अगर रह गया तो ये प्रीमियम डीके होके क्या हो जाएगी, मुझे एक अच्छा प्रॉफिट दी जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हो मैंने कितने पे लिया था, अगर आप देखोगे मैं आपको बताऊँ ऑर्डर हिस्ट्री में, ये मेरे को कहाँ मिला, निफ्टी 21,700 का पी जो मैंने 10:30 के आसपास सेल किया था, 72 की प्रीमियम पे मिला था। अब आप बोल सकते हो कि सर आपने 21,700 का ही पी क्यों शॉर्ट किया, भाई ये तो थोड़ा काफ़ी दूर था, मैं 21,650 का पी भी शॉर्ट कर सकता था, मैं बिल्कुल कर सकता था, मैं आपको बता भी दूं। मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये इसी 21,650 का पी का लगा के निफ्टी का कहाँ गया ये वाला, ये देखिए 10:30 के आसपास 10:25 की कैंडल पे कहाँ गया, 10:25 की कैंडल कहाँ गई, ये देखिए आप देख सकते हैं टॉप पे प्रीमियम कितनी आ रही है, 31 दिख रहा है आपको, ये आप देखिए, तो 10:25 पे लगाता हूँ ना, 10:25 पे मैं लिया था, प्रीमियम ऊपर देखिए क्लोजिंग कितना आ रहा है 31। तो आप मुझे बताओ मैं एसएल क्या रखता अगर मैं ये वाला लेता 650 का, नो डाउट ये जीरो हो गया, मैं एसएल क्या रखता है इसके लिए। तो जनरली मेरा एसएल क्या रहता है कि अगर क्योंकि मैं एक बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ तो ये इसके नीचे मेरा एक एसएल रहता, चूँकि 60 पॉइंट का था, बट इतना लंबा एसएल नहीं लेता मैं। ये जो मेरा सपोर्ट था ना यहाँ पे, ये जो विक्स बनी हुई है आप देख रहे हो, ये जो विक्स बनी हुई है यहाँ पे कहीं, यहाँ पे इसके नीचे मेरा एक एसएल होता है जो कि जनरली कितने पॉइंट्स का रहता है, 43 क्या होता है, राउंड ऑफ करके मैं इसे 40 मान सकता हूँ। तो अगर मैं 34 का लेता और 34 का ही रिस्क लेता इसमें, क्योंकि 40 तो था ही नहीं इसमें, या 40 का रिस्क लेता, मान लो 31 की प्रीमियम में 40 का रिस्क लेता, मतलब अगर मेरा एसएल हिट हुआ तो 40 पॉइंट का होगा, और अगर मुझे मिला भी ये जीरो भी होगी तो कितना मिलेगा बताइए, 31। रिस्क टू रिवॉर्ड तो 1:1 भी नहीं है, तो क्या ये फिजिबल था। इसलिए हमेशा मैंने कहा ना, इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा, रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए 21,700 का पी जो था वो शॉर्ट किया था, और काफ़ी हद तक ये हमारे फेवर में भी गया था। बट हुआ क्या, ये यहाँ ऊपर टकराया, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से टकरा के वापस ये आया, और अल्टीमेटली क्लोजिंग इसने अपसाइड की तरफ दी थी, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो गया था, और ये कुछ 44-45 की प्रीमियम पे मुझे क्लोज करना पड़ा। नेवरदलेस मुझे कोई इससे वो नहीं है, मैं कोई ऐसा रिग्रेट नहीं हो रहा है कि मैंने 650 का पी क्यों नहीं शॉर्ट किया, चल मैं कर सकता था हैवी क्वांटिटी में, बट मैंने कहा ना, पहला उसूल हमारा क्या है,
कि हम अपने लॉस को प्रोटेक्ट करें रेदर देन प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। हम कमा सकते थे पर यहाँ पर हमारा ये चीज़ रह गई। चलिए दूसरा ट्रेड जो था ना आपको मैं बताऊँ, इस अकाउंट से मैंने जो लिया था वो क्या लिया था, फिन निफ्टी का 21,400 कॉपी। अच्छा ये फिन निफ्टी क्यों लिया, मैं आपको फिन निफ्टी का चार्ट लगा के देखता हूँ। आप देखिए मज़ेदार चार्ट है, आप देखिए 15 निफ्टी का। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो सपोर्ट था, ये एक जोन जो मैंने बनाया है, ठीक है, यहाँ पे प्रीवियसली पहले क्या हुआ, आप यहाँ देखो, अगर मैं इसको आपको बताऊँ, प्रीवियसली फॉल आया, क्या रिट्रेसमेंट हुआ था, नहीं, मार्केट वहाँ से क्या हुआ, कंटिन्यूसली एक साइडवेज जोन में चला गया, फिर एक फॉल आया, मार्केट फिर एक क्या हुआ, साइडवेज जोन में चला गया। तो क्या हम इसे कंप्लीटली बेयरिश कह सकते हैं, सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, थोड़ा बेयरिश था, बट हम इसे निफ्टी के कंपैरिजन में अगर देखेंगे ना तो उतना बेयरिश नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ 2 बार क्या हो रहा है, फॉल करने के बाद पॉज ले रहा है। तो मार्केट क्योंकि पॉज ले रहा है तो हो सकता है कि नीचे की तरफ मोमेंटम दे, हो सकता है ये ऊपर की तरफ मोमेंटम दे। हुआ क्या, मैं इसे रब कर देता हूँ, पहली 15 मिनट की कैंडल देखो और इसे कंपेयर करो निफ्टी की पहले 15 मिनट की कैंडल से, क्या अंतर समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली इस सपोर्ट जोन पे जहाँ मार्केट ने इतना टाइम स्पेंड किया था, ये ना मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, इतना टाइम स्पेंड किया था, इस सपोर्ट जोन पे निफ्टी ने क्या बना दी, फिर निफ्टी ने क्या बनाई, एक बुलिश कैंडल। क्या ये एंटिसिपेटरी एंट्री होती है कि क्या ये कन्फर्मेटरी एंट्री थी, ये आपके लिए कन्फर्मेटरी एंट्री है, क्योंकि यहाँ पे आप बॉडी देखोगे ना तो बहुत ज़बरदस्त बॉडी है इसकी। यहाँ पे ये मुझे 100% श्योरिटी दे रहा है कि फिर निफ्टी यहाँ से क्या हो गया है, बुलिश, क्योंकि अगर ये बेरिश होता ना तो ये यहीं से डाउन ट्रेंड अपना या फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ ट्रेवल करता, लेकिन गैप अप थोड़ा सा ओपन हुआ और पहले ही 15 मिनट की कैंडल अगर आप निफ्टी के कंपेरिजन में देखोगे ना तो ये ज़्यादा बुलिश है। तो इस पर मेरे को कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। तो इस पहली कैंडल जो थी ना 9:15 की 9:30 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था, फिर निफ्टी में आप देखोगे कितने पे ले लिया था मैंने, 9:35 के अप्रोक्स मैंने ट्रेड ले लिया था यहाँ पे, और मैं यहाँ पे श्योर था। तो यहाँ पे मैंने फुल क्वांटिटी से किया था, 10,000 का ऐसा रखा था, 20,000 का टारगेट रखा, और आप देखोगे ये ऑलमोस्ट यहाँ पे। अब देखिए मेरा टारगेट था, क्योंकि मैंने अगर आप देखोगे ना ये मुझे कितने पे मिला था, 125 पे मिला था। जनरली मेरा 30 पॉइंट्स का ऐसे लगाया था मैंने, 155 के आसपास का, 60 पॉइंट का था, जो कि क्या होता है 65 होता है। बट मैं प्रेफर क्या किया, इसने क्या हुआ ना, बिना रुके आप देखोगे ना एक सांस में यहाँ से गया और सीधे रेजिस्टेंस से टकरा के फिर थोड़ा सा नीचे आया, और फिर यहाँ पे उसने क्या किया, टारगेट दे दिया। 1:2 तो नहीं दिया था, एग्जैक्टली 65 नहीं हुई थी, बट इनिशियली क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है ना तो ये काफ़ी दूर था, इसलिए मैंने आपसे क्या कहा कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, लॉस प्रोटेक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट अर्न करने से। अब क्योंकि पहली 15 मिनट की कैंडल मैंने यहाँ पर ले ही ली थी बुलिश एंट्री, और इसने एक सांस में सीधे मुझे यहाँ पे कितने बजे, आप अगर आप देखोगे ये 9:30 की क्लोजिंग है और ये कितने की क्लोजिंग है, 11:30 की, मतलब 2 घंटे पे इसने मेरे को ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कितना कम गया, 18,000 का प्रॉफिट दे दिया। तो क्या 2,000 या 2,500 और के लिए मैं फिर निफ्टी को अलाउ करूं कि वापस मेरे प्रॉफिट को पूरा खा जाए, नहीं, ये बहुत बड़ा रिस्की हो जाता है। और आप देख सकते हो जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस पे इस बुलिश कैंडल ने टच किया, जस्ट 180 डिग्री का फ्लिप आया। ये फ्लिप हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके अपने वीडियो में। तो ये क्या सिग्नल आ जाता है कि ये मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, बेयरिश हो सकता है। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे एक बुलिश कैंडल, और उस पूरी बुलिशनेस को इस रेड कैंडल ने क्या किया, खत्म कर दिया, और इसने इसका लो भी ब्रेक किया। वो एक अलग बात है कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ये इस लेवल पे आप देखोगे ना, इस लेवल पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चलेगी। बट यू नेवर नो, अगर ये नीचे की तरफ ही ट्रैवल करते तो हमारा पूरा प्रॉफिट जो हमने 2 घंटे में जो हमें 20,000 रुपये मिले थे पूरे चले जाते हैं। हालांकि क्योंकि मेरे को 1:1 मिल गया था, तो मैंने आपको पहले ही कहा जैसे मेरा 1:1 आता है मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ट्रेल करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे यहाँ पे ये जो बुलिश कैंडल बनी है ना, ये वाली जो बुलिश कैंडल बनी है, कौन सी, ये वाली, वो कौन सी बुलिश, कहाँ गया, कैसे सिलेक्ट करते हैं इसको, ये वाली जो बुलिश कैंडल बनी, ये वाली इस बुलिश कैंडल पे मेरे को 1:1 मिल गया था। लेकिन क्या हुआ, मैंने फिर से मैंने क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट ले आया था करके, और फिर अल्टीमेटली जब इसने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे मैं बुक नहीं कर पाया था किसी वजह से, मतलब एकदम से फास्ट मोमेंटम था तो मैंने बुक नहीं कर पाया था, मैंने थोड़ा वेट किया, और जैसे दोबारा इस एरिया के आसपास आया, एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस पर नहीं, इस एरिया के आसपास आया, मैंने क्या किया, बुक कर लिया। मैंने कहा एग्जैक्टली रेजिस्ट जरूरी नहीं है ना कि ज़रूरी नहीं ना कि हमेशा ये रेजिस्टेंस पे जाए और एकदम से बिल्कुल ना
ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाए, ये ऐसे रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे अपना क्या किया, 18,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि मुझे था कि भाई 20,000 का टारगेट था मेरा, 18,000 मुझे मिल ही गए थे। सिर्फ 2,000 के लिए रेजिस्टेंस पे रिस्क लेना समझदारी नहीं कहलाती। हाँ, ये रेजिस्टेंस नहीं होता, मैं थोड़ा वेट कर लेता, ठीक है, तब मैं अपने पूरे 20,000 के टारगेट का वेट करता। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ट्रेड्स का। अगर आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ गया तो इस बेसिस पे ही आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, इसी बेसिस पे मैं मंडे से ट्रेड ले रहा हूँ। पहले 2 दिन अगर आपको याद हो हमारा लॉस ही था, पहले दिन तो हमारा एसएल हुआ था, दूसरे दिन भी ऑलमोस्ट लॉस में ही चले थे हम। लेकिन इससे हमने क्या किया, अपनी स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल है ना, मार्केट का कोर हार्ट होते हैं, दिल जिसे कहते हैं वो होता है, और ये हमेशा वर्क करते हैं, क्योंकि बेसिकली दिस रिप्रेजेंट द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। जो सेलर्स और बायर्स होते हैं ना, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरीके से सक्रिय हो जाते हैं, जिसे कहना चाहिए एक्टिव होते हैं। तो ये बहुत अच्छे प्रॉफिट देते हैं हमें, अगर हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएं और कॉन्फिडेंस के साथ, पेशेंस के साथ इसे ट्रेड करें। ठीक है, मैं आने वाले टाइम में आपको कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आपको अभी तक के 4 दिन के हमारे इस वीडियो में ये तो क्लियर हो गया होगा कि अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी पे बिलीव रखें हम। और देखिए, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो ना, मैंने प्योर प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड लिया है अभी 4 दिन में ना, कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया, कोई मूविंग एवरेज यूज़ नहीं किया। हालांकि मैं मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा मैं क्या कैसे यूज़ करता हूँ। वो सिर्फ मैं मार्केट का क्या देखने के लिए यूज़ करता हूँ, डायरेक्शन। जैसे मैं अगर यहाँ पे 20 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाऊँ यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे, तो ये 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है, और ये जो कैंडल थी ना, ये एग्जैक्टली इस 20 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर बनी। तो मतलब ऑलरेडी मेरा व्यू बुलिश हो गया इस पहली कैंडल को देखते हुए। कन्फर्मेशन किसने दे दिया, इस 20 डेज़ के मूविंग एवरेज, और ये सिंपल मूविंग एवरेज है, कोई मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, WMA, VWAP वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता, सिंपल मूविंग एवरेज। मार्केट में चीज़ों को आप जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे, और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल वर्ड थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है, उतना ही ज़्यादा आप क्या होगे, सक्सेसफुल रहोगे। और जितना ज़्यादा आप चार्ट्स को भर दोगे, है ना, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, ये चार्ट पूरा ना पूरा, है ना, एक वो बन जाती है बिल्कुल एक क्रिसमस की तरह जिगजैग, पूरा स्क्रीन है ना बिल्कुल झल्लर की तरह दिखने लगता है। तो उस चीज़ से क्या है ना, पूरा मैसअप हो जाता है। आप जितना चार्ट्स को क्लीन रखोगे, आपका माइंड क्लीन रहेगा, ट्रेड लेने में आपको उतना ज़्यादा आसानी होगी। आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ। ये देखिए, बैंक निफ्टी का भी ट्रेड बहुत बढ़िया था, अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर दूँ। पहली जो 15 मिनट की कैंडल थी ना, ये भी बिल्कुल निफ्टी की जैसी बनी थी, लेकिन अगेन ये वही चीज़ हुई कि यहाँ पे एक फॉल आया, आप देख सकते हो, यहाँ पे एक फॉल आया, कहाँ गया, यहाँ पे एक फॉल आया, फिर पॉज, फिर फॉल आया, ठीक है, फिर पुल बैक, और यहाँ मार्केट ने क्या किया, टाइम स्पेंड किया, और पहली कैंडल क्या बनी, बुलिश। जब भी मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक बुलिश और बेयरिश कैंडल बना देता है, खासकर हायर टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स के कैंडल में, तो ये क्लियर इंडिकेट करता है कि हमारा ट्रेंड यहाँ से क्या हो सकता है। तो इस पहली 15 मिनट की कैंडल ने हमें क्या इंडिकेट कर दिया कि हमारा ट्रेंड क्या हो सकता है, बुलिश। और अगर हमने निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी पे ट्रेड लिया होता ना, तो ये हमें अच्छा खासा 1:2 बहुत जल्दी दे देता, मतलब इधर इसी कैंडल के क्रॉस हमें 1:2 दे देता। पर क्यों नहीं लिया मैंने, उसके 2 कारण हैं। पहला, मैं सिर्फ 2 ही ट्रेड लेता हूँ, चाहे उनमें ऐसे लोग, मतलब 10-10 हज़ार का एसएल प्लान करता हूँ, मतलब एक दिन में एक अकाउंट से, ये जो पहला वाला अकाउंट है, इसमें मेरा जो एसएल प्लान रहता है वो कितने का रहता है, 20,000 का। तो मैं ऑलरेडी फिन निफ्टी का ले चुका था 15 मिनट की कैंडल। इन तीनों में अगर आप देखोगे, निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा बुलिश कैंडल कौन सी थी, बैंक निफ्टी की। तो मैंने वो फिन निफ्टी की, तो वो ट्रेड मैंने ले लिया था। दूसरा, निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने निफ्टी क्यों प्रेफर किया, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, और मैं जनरली ऑप्शन सेलिंग करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, बट क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो मैंने उस चीज़ का बेनिफिट उठाना चाह रहा था कि जो एक निफ्टी ने बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही इसने मोमेंटम दिया था, पहली बुलिश कैंडल बनी, और एक रिट्रेसमेंट के बाद जस्ट एग्जैक्टली एट द सपोर्ट यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत कन्फर्मेशन था कि यहाँ से निफ्टी क्या हो चुका है, ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, मार्केट बेरिश से बुलिश हो चुका है, और मेरा व्यू था कि मार्केट ऊपर रहेगा, तो मुझे एक अच्छा खासा, मतलब ज़्यादा मोमेंटम ना करे, 40-50 पॉइंट का भी मार्केट मोमेंटम कर ले तो भी क्या होगा, मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट 631 क्लोजिंग थी, अगर आप इसकी देखोगे 631, और मार्केट क्लोज कितने पे हुआ, 658, तो 20-25 पॉइंट ही ऊपर गया, इस वजह से हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। नेवरदलेस मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इसका। पर मैंने आपको बताया, आपको एक चीज़ है ना, इन तीनों के एनालिसिस से क्रक्स तो समझ में आ गया होगा ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर हम अपने आप पे बिलीव रखें और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से
कहना एक रिलीजियसली ट्रेड लें कि भैया हमें तो ट्रेड लेना है अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाए। तो 3 चीज़ें यहाँ पे हमको सीखने को मिली। पहला, एंटिसिपेटरी एंट्री से ज़्यादा बेटर होती है कन्फर्मेटरी एंट्री। पहली एंट्री से पहले 15 मिनट की कैंडल पे एंट्री लेने से अच्छा हम थोड़ा सा क्या करें, प्रीवियस डे का मार्केट सेंटिमेंट्स को एनालाइज करें कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मेरे लिए मार्केट का ट्रेंड निफ्टी के लिए पहले क्या था, बेरिश, क्योंकि लोअर लोज बना रहा था। मुझे कब पता चला कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया और बेरिश से बुलिश हो गया है, इस कैंडल पे, और मैंने यहाँ पे एग्रेसिवली क्या किया था, शॉर्ट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत दूर नहीं जा पाया। बैंक निफ्टी अगर हमने लिया होता तो ये हमें अच्छा प्रॉफिट देता, पर हम सारे ट्रेड्स ले नहीं सकते। और ओवर ट्रेडिंग भी हमें नहीं करनी है। ये नहीं कि चलो निफ्टी भी ले लिया, फिर निफ्टी भी ले लिया और चलो बैंक निफ्टी का दिखा था वो भी ले लिया, क्योंकि अगर गलती से यहाँ ऐसा हिट हो जाता तो मेरा 10-20 हज़ार की जगह 30,000 हो सकता, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा एस एल फिक्स है, एक दिन में इस अकाउंट से मैं केवल 20,000 से ज़्यादा कैसे, मार्केट कितना भी कोहरा मचा रहे, कुछ भी कर ले, कहीं भी भग जाए, कहीं भी गिर जाए, 20,000 से ज़्यादा एस एल लेके नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये एनालिसिस था हमारा निफ्टी और फिर निफ्टी का। चलिए अब मैं अपना दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ आपको, जिसमें मैं बेसिकली स्प्रेड बनाता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें क्या हुआ, 49,000 का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे ना एक अजीब चीज़ ये थी थोड़ी सी, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर मैं इसको होल्ड करके रखता लास्ट तक, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना ये मैंने कितने बजे निकाल दिया था, 1:30 बजे। मैं अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए जो मैंने रूल्स बनाए थे 3-3:15 तक ले जाता, तो ये मेरे को अच्छा खासा आज 1-1.25 लाख का प्रॉफिट देता। क्यों, ये स्ट्रैटेजी ऐसी थी। बेसिकली मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो एट द मनी 21,600 का कॉल मैंने बाई किया था, है ना, 21,700 का कॉल आउट ऑफ द मनी सेल किया था। तो जनरली इसकी प्रीमियम जब हाफ हो गई थी, तो बेसिकली ये एडजस्टमेंट वाला पार्ट है कि हम कब एडजस्टमेंट करते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको अभी बता देता हूँ कि जनरली जैसे इसकी प्रीमियम आप देख सकते हो 21,700 की जब हमने शॉर्ट किया था तो कितनी थी, 7 रुपये के आसपास थी। एडजस्टमेंट पार्ट क्या है इसमें, एडजस्टमेंट पार्ट ये है इसमें केवल कि जब आपकी प्रीमियम 7 रुपीज़ से आधी हो जाए, 3.5 हो जाए, और 7 रुपये की ही प्रीमियम मैंने क्यों की, क्योंकि ये जो निफ्टी मिला था 21,600 का जो कॉल था, इसकी प्रीमियम कुछ 35 के आसपास थी। तो बेसिकली मैं अगर एक लॉट, ये जो स्प्रेड है, एक लॉट अगर एट द मनी का कॉल बाई कर रहा हूँ, तो मैं 5 लॉट आउट ऑफ द मनी क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। तो बेसिकली 35 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया, 7। मतलब मैंने 1/5 प्रीमियम ही शॉर्ट करी, लेकिन क्योंकि मुझे इसे मैच करना था तो मैंने एक लॉट की जगह जब एक लॉट बाई किया तो क्या किया, 5 लॉट बाई कर लिया, ओ सॉरी 5 लॉट सेल कर लिया। दोनों मैच कर गए, बट फ़र्क कितना था, क्योंकि आउट ऑफ द मनी के डिके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक लॉट बाई की एट द मनी और 5 लॉट 1/5 के की। आप इसको 1:5 के रेशियो में, 1:3, 1:10, जिस रेशियो में भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। अगर 1:10 बनाना होता तो क्या करता मैं, 35 को 10 से डिवाइड करता, 3.5 की प्रीमियम शॉर्ट कर देता, और यहाँ एक लॉट की जगह 10 कर सकता। आप कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। एडजस्टमेंट बस इतना होता है यहाँ पे कि ये 7 रुपये की प्रीमियम, ये मैं और डिटेल में और अच्छे से बिल्कुल बैक टेस्टिंग डेटा के साथ, मेरे पास 3 साल का बैक टेस्टिंग डेटा है ना, इसलिए मैं, और इसे मैं लास्ट 1 साल से कर रहा हूँ और उसका भी मेरे पास डेटा है। तो इसलिए मैं इतना श्योर हूँ इस स्ट्रेटजी पे कि एक रेगुलर इनकम की तरह मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो जब ये 7 रुपये की प्रीमियम 3.5 रुपये हो गई, तो मुझे क्या करना था, एक और कॉल शॉर्ट करना था जो कि 7 रुपये के आसपास होती, और जनरली वो क्या होती, 21,700 के बाद 21,650 की। लेकिन उस समय 21,650 की प्रीमियम 12-13 रुपये की थी। तो ये मेरे लिए हाईली रिस्की हो जाता है अगर मैं 13 रुपये की प्रीमियम शॉर्ट करता है, तो मतलब फिर वो 13 से कितना होता है, 65 होना चाहिए। 65 पे थोड़ी ना मिली थी प्रीमियम, मुझे वो प्रीमियम कितने पे मिली थी, 35 पे। तो मैं 6-7 रुपये से ज़्यादा तो वैसे भी शॉर्ट नहीं कर सकता था, एक हाईली रिस्की ट्रेड हो जाता। हालांकि आप देखोगे 650 की भी प्रीमियम है ना, ये अल्टीमेटली आपको दिखाऊँ मैं, अगर यहाँ पे निफ्टी 21,650, 8 या 9 रुपये बची होगी इसकी प्रीमियम। अगर आप देखोगे 4 जनवरी 21,650, 8.65, 12 पे मिली थी, ठीक है। और आप देखोगे कितने लॉट शॉर्ट किए थे मैंने, 7,500 क्वांटिटी शॉर्ट्स करी थी टोटल। आप अगर यहाँ देखोगे सेल अगर आप देखोगे ना, कहाँ गया, 21,700 का 1,800, 700, 1,800, 700, 1,800, 700, ऐसे करते करते मैंने वो फ्रीज क्वांटिटी होती है कुछ 7,500 क्वांटिटी शॉर्ट थी, और इसके अगेंस्ट बाई कितनी थी, 1,500 क्वांटिटीज़ बाई थी, मतलब 1:5 के रेशियो में, ठीक है। 40 लैक्स का मार्जिन लगा था यहाँ पे, और जनरली मेरा एसएल कितना रहता है अपने कैपिटल एम्प्लॉयड का, 1 से 1.5%, मतलब
40,000 थोड़ा बहुत बफर देने के लिए मैं यूज़ करता हूँ, वो 40 से 45 हो जाता है। 1.5% कितना होता है 40 लाख का? 60,000। और बाकी का 15,000 मैं एडजस्टमेंट के लिए रखता हूँ कि अगर एडजस्टमेंट करने पर भी मुझे लॉस हो गया तो मैं 45,000 के लॉस को मैक्सिमम कितना एक्सटेंड कर सकता हूँ? 60 तक का। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, रेयर केस में, मतलब साल भर में 1 या 2 बार ही ऐसा होगा जब आपको वो पूरे 60,000 का लॉस होगा इन द एडजस्टमेंट पार्ट ऑल्सो। तो मैं आने वाले टाइम में ज़रूर आपको इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा थ्योरी विथ बैक टेस्टिंग डेटा, और आप भी इसको एक एक्सपायरी डे पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा प्रॉफिट कितना था? अगर मैं आप देखो एक्सेल फाइल में अगर मैं लिखूँ, आप देख सकते हो, है ना। पहले अकाउंट में हमारा कितना था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, पूरा हटाओ। पहले दिन का पहले अकाउंट में हमारे 24,932, ऑलमोस्ट 25,000 का, और दूसरे अकाउंट में कितना था? 49,572। अच्छा, मैं आपको फायर्स का अकाउंट भी बता देता हूँ, जो हमारा जिस पे क्या चल रहा है, आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी चल रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे कितना प्रॉफिट चल रहा है, 5,284 का। आपने अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, लास्ट 3 दिन से, पहले जनवरी, 2 और तीसरे दिन, हमारा इस अकाउंट में कितना क्या चल रहा था? 400, 500, 700 का लॉस चल रहा था, और आज एकदम से ये कितने का प्रॉफिट हो गया? 5,500, 5,200 के आसपास का। ये क्यों हो गया? क्योंकि जब हम एक आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, तो उसका पे ऑफ चार्ट कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और ये इसकी मिडिल लाइन होती है। हमने जब ये ट्रेड लिया था 1 जनवरी को, मंडे को, उसके 2 दिन तक या 3 दिन तक मार्केट कंटिन्यूसली क्या किया था? थोड़ा सा नीचे की तरफ गया, इसलिए वो हमें थोड़ा थोड़ा क्या दिखा रहा था? लॉस दिखा रहा था। लेकिन आज मार्केट एकदम से क्या हुआ? 100-150 पॉइंट गैप अप हो गया और वापस इस मिडिल लाइन पे आ गया। इसलिए हमें, मतलब एक तरीके से 4 दिन बाद ये कह लो कि मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो वहीं पर आ गया। तो 4 दिन का हमें क्या मिल गया? थीटा डीके मिल गया, और उस वजह से हमारा P&L कितना दिखा रहा है? 5,284। टारगेट क्या है? इस अकाउंट में मैंने 5 लाख रुपये डिप्लॉय करे हैं, तो 5 लाख किए हैं, 4 लाख, 5 लाख रुपये किए हैं, तो 5 लाख का 4% कितना होता है? 20,000। और क्योंकि ये मंथली स्ट्रेटेजी है, एक मंथ में मैं केवल एक ही बार यूज़ करूँगा, टारगेट मेरा 4% रहता है। जहाँ मुझे 4% दिखा देगा मैं निकल जाऊँगा, मतलब 20,000 के आसपास, 20,000 भी नहीं, 16 से 20,000 के बीच में कहीं एक फिगर मुझे दिख गई तो मैं इसे क्या करूँगा? निकल जाऊँगा। आप चाहो तो आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हो, ज़्यादा रिस्क स्टोरी अगर आपको है, पर मैं कंजर्वेटिव हूँ। मैंने पहले ही कहा ना, प्रॉफिट से ज़्यादा पहले मैं अपने लॉस के बारे में सोचता हूँ। अगर मुझे कहीं भी बीच में, महीने के बीच में 4% दिखा देता है, तो आप एक बात बताओ, एक मंथ में अगर मुझे 4% रिटर्न मिल रहा है तो क्या बुरा है? मैं क्यों मार्केट को मौका दूँ कि वो मेरे 4% को खा जाए पूरा का पूरा? तो जब भी ये 16 से 20,000 के बीच में कहीं दिखा देगा, मैं इसे यहाँ से क्या कर दूँगा? एग्जिट कर दूँगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा तीसरा अकाउंट है। इसे मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी अनरियलाइज है, अभी हमने इसे क्लोज़ नहीं किया है। जब हम इससे क्लोज़ करेंगे तब मैं इस अकाउंट को भी क्या करूँगा? आपके लिए अपडेट कर दूँगा। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल्स। और आने वाले टाइम पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये जो कॉल स्प्रेड वाली टेक्निक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ विद प्रॉपर बैक टेस्टिंग डेटा, और किस तरीके से आप इसे डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, सी यू टुमारो, थैंक यू, गुड बाय।